आज की वीडियो का ऑब्जेक्टिव एज यूजुअल आपको पता है कि हमने जो क्वेश्चन आंसर सेशन है वो टैक्सेशन, ऑडिट और फाइनेंस पे करना होता है। तो आप लोगों के भी अगर कोई क्वेश्चन है तो आप हमसे क्वेश्चन लाइव कर सकते हैं कि, लेकिन पहले हम लोग जो अपना क्वेश्चन ला रहे हैं उसको पहले शेयर करेंगे और उसके बाद फिर आपके क्वेश्चन जो है वो हम उसके साथ आपको ले लेंगे। जी जनाब, पहले किसका आपका? जी करें जी सवाल। बिजनेस इनकम के अगेंस्ट कौन कौन से एक्सपेंडिचर हम इनकम टैक्स लॉ में क्लेम कर सकते हैं? देखिए, उसमें एक्सपेंडिचर तो आप जो भी बिजनेस से कनेक्टेड आप क्लेम कर सकते हैं। शर्त यह है कि उसको सेक्शन 21 या 174 हिट ना करें, यानी जहां सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट चाहिए, क्रॉस चेक में पेमेंट करनी है और बिजनेस एक्सपेंडिचर होना चाहिए, और जहां टैक्स काटना है टैक्स काट के आप पेमेंट करें। बाकी रही एक्सपेंडिचर की, तो जो कुछ स्पेसिफाइड है जैसे आपका बैड डेट्स है, आपके कंज्यूमर के अगेंस्ट जो पेमेंट्स हैं वो बैंक करता है, मार्कअप है, उसमें प्रॉफिट ऑन डेट है, लीज रेंटल्स हैं, टैक्स डेप्रिसिएशन है, कुछ तो उन्होंने स्पेसिफाई किए हुए हैं। उसके अलावा वाले आप बिजनेस से कनेक्टेड जो होंगे वो आप क्लेम कर सकते हैं। जी नेक्स्ट किसका है? जी आपका है। जी जी इनकम टैक्स लॉ में क्लोजिंग स्टॉक की इवैल्यूएशन किस तरह करते हैं? देखें, इनकम टैक्स लॉ में कोई ये नहीं है कि आप अकाउंटिंग को बिल्कुल ही छोड़ देते हैं। तो जैसे IS2 इन्वेंट्री का है उसी तरह सेक्शन जो है आपके पास 35 है जो बताता है कि आपने कॉस्ट और NRV विच एवर इज लोअर के ऊपर आपने इन्वेंट्री की वैल्यूएशन करनी होती है। जी आपका नेक्स्ट। फाइनेंशियल अकाउंटिंग में डेप्रिसिएशन ऑन फिक्स एसेट चार्ज करने के कितने तरीके हैं? देखें, फाइनेंशियल अकाउंटिंग में जो मुख्तलिफ बुक्स हैं मुख्तलिफ आपको मेथडोलॉजी देती हैं। जैसे अगर बात करूं फाइनेंशियल अकाउंटिंग की, तो उसमें 10 जो तकरीबन डिफरेंट मेथड्स हैं जो अकाउंटिंग ने डिफाइन किए। कुछ के नाम मैं आपको शेयर कर देता हूं, जैसे स्ट्रेट लाइन मेथड है, डिप्लीशन मेथड है, मशीन आवर मेथड है, सिकिंग बर्ग मेथड है। जी एक मिनट जी, ये फ़ोन आ गया ज़रा, एक मिनट। हेलो, वालेकुम अस्सलाम। अल्लाह का शुक्र है। जी मिस, अभी ना हमारी मीटिंग हो रही, बाद में बात कीजिएगा, ठीक है? जी एक मिनट जी, इसको मैं साइलेंट कर देता हूँ। अच्छा, तो मैंने मेथड आपके साथ शेयर किए थे। स्टेट लाइन मेथड, सिकिंग फंड मेथड, मशीन आर बेसिस, लेबर आर बेसिस, डिप्लीशन मेथड, रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड, इंश्योरेंस पॉलिसी मेथड। तो मुख्तलिफ मेथड्स हैं जो अकाउंटिंग के अंदर अवेलेबल है। जी आपका जी। इनकम टैक्स लॉ में टैक्स डेप्रिसिएशन चार्ज करने के कितने तरीके हैं? देखिए, इनकम टैक्स जो लॉ है सेक्शन 22 से लेके 25 तक जब आप जाएंगे, जिसमें आपके टेंजिबल भी हैं, इनटेंजिबल भी हैं। तो टेंजिबल डेप्रिसिएबल एसेट पे सिर्फ उन्होंने एक ही मेथड रखा हुआ है और वो है रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। इसके अलावा आपको टेंजिबल डेप्रिसिएबल एसेट पे दूसरा मेथड अवेलेबल नहीं है। जी आपके लिए। अगर कोई विद होल्डिंग एजेंट इनकम टैक्स लॉ में कितनी पेमेंट अगेंस्ट गुड्स एंड सर्विसेज करेगा तो वो बगैर टैक्स काटे पेमेंट कर सकता है? देखें, बात यह है कि इस वक्त जो सेक्शन 153 के अंदर लिखा हुआ है, अगर आप सर्विसेज में 30,000 एक बंदे को एक साल में पे करेंगे उसके अंदर, तो आप टैक्स नहीं काटेंगे। ज़्यादा होगा तो फिर सारे के ऊपर टैक्स कटेगा। इसी तरह जो आपकी गुड्स हैं वो 75,000 एक बंदे को आप एक साल में पेमेंट करेंगे अगर उसके अंदर, तो फिर आप उसका टैक्स जो है वो नहीं काटेंगे। ये लिमिट उन्होंने दी हुई है। सर्विसेज में भी आपका 30,000 है और कॉन्ट्रैक्ट में भी आपका जो है वो 30,000 है। जी इनकम टैक्स लॉ में एडवांस टैक्स पे करने का तरीका क्या है? देखिए, एडवांस टैक्स क्वार्टरली बेसिस पे 147 सेक्शन है वो आपसे टैक्स मांगते हैं, यानी रिटर्न फाइल करने से पहले ही, अभी साल भी क्लोज नहीं हुआ होता, तो वो क्वार्टरली बेस पे आपसे जो टैक्स है वो डिमांड कर लेंगे। अगर आप पे नहीं करेंगे तो डिफॉल्ट सरचार्ज और पेनल्टी आपके अगेंस्ट इनिशिएट हो जाएगी। जी आपका जी। इनकम टैक्स लॉ में एडवांस टैक्स कौन पे करता है और कब करता है? देखिए, इनकम टैक्स लॉ में इंडिविजुअल, कंपनी और AOP जो है वो एडवांस टैक्स पे करते हैं अगर उन पे लॉ अप्लाई होता है। अब ये तो हो गए कौन पे करते हैं, और रही बात कब की, तो वो क्वार्टरली बेस है, पहले ही मैंने आपको बता दिया है। लेकिन इसमें जो है स्पेसिफाइड जो कंडीशन है उसके मुताबिक आप उसको डिस्चार्ज करेंगे। जी इनकम टैक्स लॉ में किन लोगों को एडवांस टैक्स नहीं देना होता?
इनकम टैक्स में जी एडवांस टैक्स बेसिकली अगर आप इंडिविजुअल हैं, सैलरीड पर्सन है, तो आपका टैक्स पहले कट रहा है। अगर आपका फाइनल डिस्चार्ज का केस है तब भी नहीं आपको पे करना। अगर आपकी इनकम एग्जेम्प्ट है और आप पे टैक्स नहीं कोई बनता तो तब भी आपको एडवांस टैक्स पे करने की ज़रूरत नहीं होगी। तो जगह जगह लो आपको छूट दे रहा है, टू डैट एक्सटेंट ही आप छूट क्लेम कर सकते हैं। जी आपका जी। सेल्स टैक्स लॉ में इनपुट और आउटपुट टैक्स की एडजस्टमेंट्स कैसे की जाती है? देखिए बात ये होती है कि आप जो सिंपल सा प्रिंसिपल ये रख लें कि जब आप कोई चीज़ खरीदते हैं या बनाते हैं तो उसकी परचेज पे, चाहे वो केमिकल है, फिक्स एसेट है, जो भी है, इनपुट आप जो पे करेंगे परचेज, यानी आप लोगों को पे कर रहे हैं पैसे। अब आपने सेल करके लोगों से जो पैसे रिकवर करने हैं, अगर मैंने 100 रुपए की चीज़ बनाई है और उस पर मैंने 17% फर्ज करें सेल टैक्स दिया है, जब मैं सेल करूंगा तो फर्ज करें वो प्राइस चली जाती है 150 पे, तो मैं लोगों से 17% कलेक्ट करूंगा। अब फर्ज करें मुझे पेमेंट की है मैंने 15 रुपए या 20 रुपए पेमेंट की है सेल टैक्स की, आगे से कलेक्ट मैंने कर लिया 25 रुपए, तो बाकी के जो 5 रुपए है वो जहरी बात है। तो सिंपल तरीका ये कि आप उसकी इनपुट आउटपुट की जो एडजस्टमेंट करके तो बाकी का आप डिफरेंशियल अमाउंट गवर्नमेंट को पे करेंगे। लेकिन इसमें और भी लिमिटेशन है, अभी आपके लिए सिंप्लीफाइड यही मेथोडोलॉजी जो मैंने आपको बताई हुई है। जी आपका जी। क्या फाइनेंशियल अकाउंटिंग में किसी बंदे को ग्रॉस लॉस हो सकता है ऑन सेल्स ऑफ गुड्स? जी बिल्कुल हो सकता है जी, ग्रॉस लॉस हो सकता है। अगर आपकी देखें ना मार्केट में प्राइस ही आपकी कम हो गई है तो आप उस पे आपको लॉस हो जाएगा। जैसे आपने फर्ज करें ट्रेड किया या बनाया चीज़ को 100 रुपए में, बेचा आपने 90 रुपए में है या 99 रुपीज़ में है, तो बाकी का जो होगा वो आपका लॉस हो जाएगा, ग्रॉस लॉस। जी इनकम टैक्स लॉ में प्री कमेंसमेंट एक्सपेंडिचर किसको कहा जाता है? देखिए इनकम टैक्स लॉ में प्री कमेंसमेंट एक्सपेंडिचर वो है जो कमर्शियल एक्टिविटी शुरू करने से पहले है। जैसे कॉस्ट ऑफ फिजिबिलिटी रिपोर्ट है, प्रोटोटाइप्स हैं, या प्री प्रोडक्शन आपके जो एक्सपेंसेस हैं, जो कमेंसमेंट ऑफ कमर्शियल या ट्रायल रन पीरियड वो होता है जो कमर्शियल एक्टिविटी से पहले किया जाता है। थोड़ी सी चीज़ें बना के मार्केट में डाली जाती हैं, टेस्ट किया जाता है, वो ट्रायल रन लॉस भी आपका प्री कमेंसमेंट एक्सपेंडिचर के अंदर आता है। जी इनकम टैक्स लॉ में प्री कमेंसमेंट एक्सपेंडिचर्स को कैसे अमोर्टाइज किया जाता है? देखिए उसमें उन्होंने बताया हुआ कि आप उसको प्री कमेंसमेंट जो एक्सपेंडिचर है उस पर 20% आपको हर साल अमोर्टाइजेशन मिलेगी। यानी इसका मतलब ये हुआ कि 5 साल के अंदर वो स्टेट लाइन बेसिस पे वो आप उसको अमोर्टाइज कर सकते हैं, लेकिन पूरे को एज ए एक्सपेंस क्लेम नहीं कर सकते। विद द पैसेज ऑफ टाइम आपको 5 सालों में अमोर्टाइज होगा। जी अगर कोई इंटेंजिबल एसेट बिजनेस का सेल किया जाए तो उस पर जो गेन या लॉस आए तो उसका ट्रीटमेंट क्या होगा? देखिए इंटेंजिबल एसेट को बेचने पे गेन या लॉस होगा, वो बिजनेस इनकम बनेगा या बिजनेस का एक्सपेंस बन जाएगा। ये आप सेक्शन 24 के अंदर जाके पढ़ सकते हैं। जी इनकम टैक्स लॉ में कैपिटल गेन या लॉस किस वक्त कैलकुलेट होता है? देखिए उसमें जो वर्ड है ना बेसिकली बाकी हेड्स में या तो रिसीव्ड है या रिसीवेबल है। जैसे सैलरी है वो रिसीव्ड बेसिस पे टैक्सेबल है, प्रॉपर्टी इनकम रिसीवेबल बेस पे है। जो कैपिटल एसेट्स है उस पर जो गेन आपका होगा वो एट द टाइम ऑफ डिस्पोजल है। आपको अमाउंट अभी रिसीव हुई या नहीं हुई, अगर डिस्पोजल हो गई है तो फिर क्या होगा कि वो उसका जो गेन होगा या लॉस होगा उसको रिकग्नाइज कर लिया जाएगा। जी आपका इनकम टैक्स लॉ में कैपिटल एसेट्स किसको कहा जाता है? देखिए इनकम टैक्स लॉ ने क्या किया है, आपको डेफिनेशन दी है सेक्शन 2 के थ्रू कि कैपिटल एसेट्स वो जो इन तीनों को बाहर निकाल दें। स्टॉक एंड ट्रेड, स्टॉक्स एंड शेयर्स, ठीक है, नॉट बीइंग एज ए स्टॉक्स एंड शेयर जो है उसको दो बातें, और उसके बाद आपका डेप्रिसिएबल एसेट और इंटेंजिबल, और पर्सनल एसेट जो 38(5) के अलावा होंगे तो उनको उन्होंने अब आपको डिफाइन वो किया जो इसमें नहीं आते। तो जो आते हैं इसमें पब्लिक कंपनी, प्राइवेट कंपनी, आपकी जो इमूवेबल प्रॉपर्टी है उसको उन्होंने कैपिटल एसेट्स में शामिल किया हुआ है। जी आपका जी। अगर कोई भी होल्डिंग एजेंट इनकम टैक्स लॉ में किसी को गुड्स परचेज करने पे पेमेंट करता है तो वो कितना टैक्स काट के पेमेंट करेगा? देखिए इस वक्त मसला ये आ रहा है कि अगर आप होल्डिंग एजेंट हैं और पेमेंट आप कर रहे हैं और टैक्स एप्लीकेबल है, पहले तो आपको ये चेक करना है। तो फिर आपको चेक करना है कि उस बंदे का एक्टिव टैक्स पेयर का स्टेटस क्या आ रहा है। अगर वो एक्टिव है और आपने गुड्स की पेमेंट करनी है और वो कंपनी के अलावा पेमेंट हो रही है तो 4.5% है, वरना कंपनी का 4% है। और अगर वो दोनों ATL में ना हुए तो वो दोनों डबल हो जाएंगे, यानी 4 की जगह 8% आ जाएगा और 4.5 की जगह 9% आ जाएगा। जी और अगर लेकिन इसमें कंडीशन ये है कि आप रिड्यूस रेट के अंदर अगर ना गए तो फिर आप ये रेट जो है उसको चार्ज करेंगे, क्योंकि रिड्यूस रेट भी उसमें एप्लीकेबल है डिफरेंट गुड्स और सर्विसेज पे। हाँ जी। अगर कोई पर्सन अपना पर्सनल एसेट बिजनेस में इंट्रोड्यूस करवा दे तो उसको
इनकम टैक्स लॉ कैसे ट्रीट करेगा? देखिए सिंपल सी बात है, जब आप अपना पर्सनल एसेट, इसमें ना वैसे 75 और 76 है, वो ये कहता है कि अगर कोई बंदा अपना जाती एसेट बिजनेस में लेके आता है तो ये इसको एक्विजिशन समझा जाएगा, और जिस दिन आप वो एसेट बिजनेस में लेके आएंगे उस दिन की जो फेयर मार्केट वैल्यू होगी वो कॉस्ट ऑफ एसेट टू दी बिजनेस बन जाएगा। जी आपका जी। अगर किसी स्पोर्ट्स पर्सन को कॉन्ट्रैक्ट अपने इदारे की तरफ से रिसीव होता है तो इस पे जो टैक्स होगा वो कैसे खर्च किया जाएगा? क्या रिसीव हुआ जी? अगर किसी स्पोर्ट्स पर्सन अच्छा को जी, कॉन्ट्रैक्ट रिसीव हुआ। देखिए स्पोर्ट पर्सन का ना इस वक्त लॉ ये है, जैसे पीसीबी अगर अपने खिलाड़ियों को कॉन्ट्रैक्ट दे देता है, कोई एक बात हो रही है, तो उस पे जो वो टैक्स काटेंगे उसका, वो उसका मिनिमम टैक्स होगा, यानी वो वाला टैक्स या उसके प्रॉफिट के ऊपर टैक्स जो होगा खर्चे माइनस करके, दोनों में से जो हायर होगा वो पे करेगा। मैं ऑनलाइन वालों को जी जवाब देता हूँ, अभी मैं पहले लाइव जो क्वेश्चन आ रहे हैं पहले उनका मैं जवाब देता हूँ, फिर आपकी तरफ आता हूँ जी। अगर कोई टैक्स पेयर लोन, एडवांस, गिफ्ट या शेयर डिपॉजिट मनी रिसीव करता है तो इसको इनकम टैक्स लॉ में क्या इम्प्लीकेशन किया? देखिए इसमें ना सेक्शन 39 है जो ये कहता है कि अगर आप ये लोन, एडवांस, गिफ्ट या शेयर डिपॉजिट मनी रिसीव करेंगे तो वो थ्रू क्रॉस चेक होना चाहिए। अब इसमें इशू ये आ रहा है कि इसमें दो तीन चीज़ें आपको याद रखना ज़रूरी है। पहली बात तो ये है कि अगर आप अब इस वक्त गिफ्ट रिसीव करेंगे तो गिफ्ट पहला वो रिलेटिव होना चाहिए, और दूसरा रिलेटिव के अंदर भी उन्होंने 7 बंदे डिफाइन कर दिए हैं, जिसमें पेरेंट्स हैं, ग्रैंड पेरेंट्स हैं, ब्रदर है, सिस्टर है, वाइफ है, हस्बैंड है, तो उनसे ही आप गिफ्ट रिसीव करेंगे, चाहे वो जो क्रॉस चेक है या प्रॉपर्टी है, अदरवाइज वो आपकी इनकम बना के रेसिपिएंट की उसको टैक्स लगा देंगे। जी आपका सवाल जी। अगर किसी स्टूडेंट को स्कॉलरशिप मिलती है फॉर एजुकेशन पर्पसेस तो उसकी टैक्स में क्या ट्रीटमेंट होगा? देखिए लॉ में मेरे ख्याल है सेक्शन 41 से 50 के अंदर जो एग्जम्पशन है उसके अंदर स्कॉलरशिप का जिक्र है, तो आप उसको 47 या 46 है या 45 होगा नंबर इसका सेक्शन, तो एजुकेशन पर्पज के लिए अगर स्कॉलरशिप मिलती है तो वो एग्जाम फ्रॉम टैक्स होगा। जी आपके क्वेश्चन आंसर का मुझे उम्मीद है कि आपको जवाब मिल गया होगा, क्वेश्चन जो आपने किए हैं। मैं अब लाइव के ज़रा चेक कर लूँ तो फिर मैं आपसे बात करता हूँ। उन्होंने मांगा जी सबसे पहले व्हाट्सएप नंबर, मैं आपको लिख देता हूँ जी नंबर 31847 ले जी, ये मैंने आपको नंबर भेज दिया जी। और जी नेक्स्ट क्या आप कमेंट्स में चले वापस, फिर आया जी सर इफ ए पर्सन नॉट फाइल्ड रिटर्न 2020 येट कैन ही फाइल नो। बिल्कुल जी नकीब साहब, फाइल तो वो कर सकता है, लेकिन अब इशू ये है कि अगर डेट नहीं वो एक्सटेंड करते, अगर तो डेट एक्सटेंड कर देते हैं तो बहुत अच्छी बात है, अगर वो नहीं करते तो आप बिल्कुल फाइल कर सकते हैं, लेकिन फिर वही बात है कि अगर आपने डेट एक्सटेंड ना हुई तो और आपने अप्लाई ना किया तो फिर वो पेनल्टी का मसला ना बाद में शुरू हो जाए, ये ज़रा चेक करने वाला पॉइंट होगा। ये आप FBR पे देखते हैं कि उम्मीद तो है कि वो डेट एक्सटेंड करेंगे, बाकी देखते हैं कि फाइनल वो क्या उस पर वर्डिक्ट देते हैं। राशिद मजीद कहते हैं अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। वो कहते हैं सर वेरी गुड, चले थैंक यू वेरी मच जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आगे कौन है जी हमारे साथ हैं? वो कह रहे हैं हाँ जी और कोई क्वेश्चन हो तो आप कर सकते हैं जी। हमारा ये सेशन जी हम कोशिश कर रहे हैं जितना शॉर्ट हो सके, 15 मिनट से ज़्यादा का हम सेशन नहीं करते, क्योंकि लोग आपको पता है मतलब बोर हो जाते हैं जी, लोग ज़्यादा देर बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं, क्योंकि माजरत के साथ लोग जो है ना वो लंबी वीडियोस अब नहीं देखना पसंद करते, वो छोटी वीडियो में काम की बात करें, जैसे वो हाईलाइट्स होती ना मैच की कि 5 मिनट की हमें बता दें क्या बना, तो उतना देख के वो फारग कर देते हैं। तो आपसे भी रिक्वेस्ट है कि इसको 15 मिनट से ज़्यादा का ना रखें ताकि लोग इसमें बोर ना होना शुरू हो जाए। जी जनाब आपके पास सिर्फ 1.5 मिनट बाकी है, अगर आप कोई सवाल करना चाहते हैं तो आप मुझसे कर सकते हैं। जी जनाब, वरना मैं कोई और पॉइंट फिर आपके साथ शेयर करूंगा। मैं वेट कर रहा हूँ जी, अगर कोई लाइव आके कोई क्वेश्चन करना चाहे। आप ज़हन में रखिएगा कि ये वीडियो हमने यूट्यूब पे आपको अपलोड भी कर देनी है, और इंशाल्लाह ताला ये कोशिश करेंगे, हम कोशिश करेंगे कि ये वीडियोस जैसे जैसे हों आपके साथ लाइव भी करते रहें और आपको शेयर भी करते रहें। अब जी 1 मिनट बाकी है, आई विल वेट फॉर 1 मिनट। हाँ जी क्वेश्चन आ गया जी। उबैद अली कहते हैं सर विद होल्डिंग टैक्स पे क्या अगर रिटर्न फाइल नहीं किया विद होल्डिंग पे रिटर्न तो इससे क्या होगा? 1 मिनट जी, पर कितना रिटर्न फाइल करने से क्या होता है? अच्छा विद होल्डिंग पे कर दिया और अगर रिटर्न फाइल नहीं की, देखिए
वो वैसा भी इसकी पेनल्टी है ना जी, आप टाइम गेन कर ले, बेहतर ये एप्लीकेशन दे दे ताकि पेनल्टी से बच सके, और फिर आप फिर अपनी रिटर्न फाइल कर दीजिएगा। आप पेनल्टी बचाना इस वक्त मकसद है, रिटर्न तो फाइल हो ही जाएगी। टैक्स एग्रीकल्चर इनकम, सर एग्रीकल्चर इनकम भी जी प्रोविंस के ऊपर टैक्स है, वो प्रोविंशियल आप पढ़ेंगे 4 लाख रुपए तक 0% है, बाकी स्लैब रेट उसमें दिए हुए हैं। ठीक है, एक बात होगी। हाँ जी, थोड़ा सा टाइम है जी। और कौन है जी? सर इफ ए पर्सन, आपने प्रोविंस को टैक्स देना जी शमीम इकबाल साहब, अगर नहीं देंगे तो फेडरल आपको टैक्स लगाएगा और प्रोविंस फिर भी मांग लेगा जी। सर इफ ए पर्सन रिसीव फॉरेन रेमिटेंस इन फॉरेन करेंसी अकाउंट इन 2019 and converts into Pak rupees to 2020, then how it will be taken in income tax return and health statement? जी बड़ा अच्छा सवाल है। देखिए बात ये है, आपने अगर इनकैशमेंट का सर्टिफिकेट जो आपने लेना होता है ना, वो आपको ज़ाहिर बात है वो देना पड़ता है। अब आपने डॉलर तो रिसीव कर ली है, पैसा तो आपके पास आ गया है, तो उसको फिर आप ऐसे करें कि फिलहाल रुपीज़ में कन्वर्ट कर लें। सर्टिफिकेट फिर ज़ाहिर बात है आप बाद में देंगे, वो तो लीगल फॉर्मेलिटी है, वो बाद में पूरी कर लेंगे। तो बेहतर ये है कि 2019 में उसको रिपोर्ट करें 20 में करने की बजाय। बाकी कन्वर्जन की फॉर्मेलिटी आपने बाद में की है, पैसा तो आपके बैंक में आ गया ना, वरना बैंक आपका कंसील हो जाएगा और आउट हो जाएगा। ये मेरी तरफ से सजेशन है। सर टैक्स ऑन एग्रीकल्चर इनकम, ये मैंने आपको बताया सर्विसेज, वो एग्री गूगल पे जाके ना सर्च करें टैक्स ऑन एग्री इनकम, तो आपको वो मिल जाएगा। वो एग्री का पूरा टैक्स का लॉ अवेलेबल है। ले जी आज का टाइम बस पूरा हो गया जी, क्योंकि बहुत लंबा करेंगे तो लोग फिर सुनेंगे नहीं। तो इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट फिर आपके पास हाजिरी देंगे, तब तक के लिए इजाज़त दें। थैंक यू वेरी